तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और ये है क्लास नंबर 8 का। तो हमने यहाँ पे अब तक पार्ट नंबर 1 का जो हिंदी अनुवाद किया था, अब हम पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की हमारी कहानी है। कोनी Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो यहाँ पे जिम अपनी पत्नी कोनी को लिखते हुए कहते हैं कि कोनी, मैच का परिणाम यह रहा कि जर्मन सैनिक जो थे यानी जर्मन सैनिक जिन्हें फ्रिट्ज के नाम से बोला गया है, 2-1 से वो जीत गए। लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़े ही बड़प्पन यानी उदारता के साथ कहा कि हमारा गोल पोस्ट उनके गोल पोस्ट से ज्यादा चौड़ा था, इसलिए यह मुकाबला पूरी तरह से फेयर नहीं था। मतलब जो करते हैं वो गोल कीपर थोड़ा उनका चौड़ा ज्यादा था, इसलिए आसानी से गोल हो गया। खैर, ये तो एक मनोरंजन का संसाधन था जो वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। The time came, and all too soon, when the game was finished, the champagnes and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो समय बीता गया और देखते देखते वह पल भी आ गया जब खेल खत्म हो गया। जर्मन पे जो भी स्नैप था, जर्मन जो सैनिक लेके आए थे, रम और खाने पीने की चीजें, सॉसेज, वो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। और हम भी समझ गए थे कि अब हम इस खास पल के जो समापन का समय आ गया है। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी अपने परिवार से फिर मिलेगा, लड़ाई खत्म होगी और हम सभी अपने अपने घर लौट जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हैंस बोल क्या कहते हैं? आई थिंक दैट I think that is what every soldier wants on both sides, Hensworth said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. तो हैंसवुड ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों का हर सैनिक यही चाहता है कि अपना ध्यान रखना, और जिम मैकपर्सन को कहता है कि मैं इस पल को और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे सैल्यूट किया, बहुत धीरे और भारी मन से, बिना मन से मुझसे दूर जाने लगा। बस एक बार हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़ा और फिर स्लेटी ग्रे कोट पहने उन सैकड़ों सैनिकों के झुंड में ओझल होकर वो अपनी खाइयों की ओर लौट गया, यानी अपने अपने हिस्से में चला गया। That night back in our donuts That night, back in our dojers, we heard them singing in a choir and singing it quite beautifully. It was still Nachan, silent night. Our boys gave them a rousing course of while shepherds watched. We exchanged scrolls for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो उस रात जब हम अपनी डोजर्स बोलते खाइयों में वापस आ गए थे, तो हमने जर्मन सैनिकों को क्रिसमस का जो प्रार्थना गीत है, कैरोल, यहाँ पे जो कैरोल है ना, उसका मतलब प्रार्थना गीत है क्रिसमस का, वो गाते हुए सुना। वे बहुत ही सुंदर ढंग से गा रहे थे। हाँ, ये बात दोनों में कॉमन है। तो जो अंग्रेज है, मतलब इंग्लैंड के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और जो जर्मन के सैनिक है या जर्मन के जो लोग हैं जो जर्मनी बोलते हैं, बस इन दोनों की भाषा ही अलग है। बाकी इन दोनों का जो धर्म है, वो क्रिश्चियनिटी, वो सेम है, इसलिए इन दोनों के जो त्योहार है वो भी सेम ही है। तो क्रिसमस का गाना जो प्रार्थना वो गीत वो गा रहे थे, उन्हें सुना। वे बहुत ही सुंदर ढंग से गा रहे थे और जर्मन भाषा में स्टिल नाच गा रहे थे। हमारे सैनिकों ने भी उनके उत्साह को बढ़ाते हुए बदले में वाइल्ड शेपर्ड वॉच गीत गाकर जवाब दिया। काफी देर तक हम एक दूसरे के गीत को सुनाते रहे और फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। सद्भावना का ऐसा खास समय मिला था जिसे मैं जीवन भर एक अनमोल खजाने की तरह संजो कर रखूंगा, यानी कभी नहीं भूलूंगा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terribly memory. I knew from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. Your loving Jim. तो अपने अंतिम पत्र के अंत में लिखते हैं, जिम, प्रियतम कोनी, अगले साल क्रिसमस आने तक शायद यह युद्ध केवल एक धुंधली और भयानक याद बनकर रह जाएगा। आज मैदान में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि
दोनों ही सेनाएं शांति के लिए कितनी तरस रही। हम जल्द ही फिर साथ होंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तुम्हारा प्यारा जिम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ की ओर। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shed. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew, he well, he knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle headed. But at her age, she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो इस वाले पैराग्राफ में ऑथर क्या बताते हैं कि उन्होंने पत्र को दोबारा मोड़ा, बहुत ही सावधानी से वापस उसे लिफाफे में रख दिया। इस पूरे पैराग्राफ की बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। उस पूरी रात लेकर सो नहीं पाए, सोचते रहे। सुबह होते ही उन्होंने समझ लिया कि उन्हें क्या करना है। वो अपनी गाड़ी चलाकर कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट सर पहुंचे। वहां कुत्ते को टहला रहे एक लड़के से उन्होंने कॉपर बीचेस का रास्ता पूछा। जब वे मकान नंबर 12 पर पहुंचे तो वह घर पूरी तरह से जलकर कंगाल बन चुका था, खत्म हो चुका था। उसकी छत टूटी हुई थी, खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते टूटे हुए थे। लेखक ने बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या किसी को श्रीमती मैकपर्सन कोनी के बारे में पता है, जानकारी है कुछ? तो बगल के घर से चप्पल पहने एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने बताया कि वह एक बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत है और उनका अब दिमाग थोड़ा सा भूलने लगा है और उनकी जो उम्र है वो 101 साल की होना स्वाभाविक है। तो इस उम्र में ऐसा स्वाभाविक होता है। जब घर में आग लगी थी तब वे घर के अंदर ही थी। आग कैसे लगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हो सकता है कि आग मोमबत्तियों की वजह से लगी हो, कि वे बिजली की बजाय मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि बिजली बहुत महंगी होती है। फायर ब्रिगेड यानी दमकल जो कर्मी था, वो जो दमकल कर्मी था, उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने आगे बताया कि अब वे शहर के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नाम के एक नर्सिंग होम में यानी वृद्धाश्रम में रह रही है। बढ़ते हैं आगे वाले पेज की ओर। तो ऑथर उस पते पे पहुंचते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम होम इजीली इनफ। देयर वर पेपर chains up in the half hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angle on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. तो ढूंढते ढूंढते ऑथर को वो चीज मिल जाती है। लेखक बताते हैं कि उन्हें बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का पता बहुत आसानी से मिल गया। वहां के गलियारे हॉलवे में कागज की सुंदर लड़ियां सजाई हुई थी और कोने में रोशनी से जगमगाता हुआ एक क्रिसमस ट्री रखा था। उसके ऊपरी हिस्से पर टेढ़ा परी का पुतला लगा हुआ था। लेखक ने वहां की मुख्य नर्स जो मैट्रन है उससे कहा कि वे श्रीमती मैकपर्सन के मित्र हैं और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लाए हैं। लेखक पास के भोजन कक्ष डाइनिंग रूम में देख सकते थे, जहां सब लोग कागज की टोपियां पहनकर गीत गा रहे थे। मैट्रन ने भी कागज की टोपी पहन रखी थी और लेखक से मिलकर काफी खुश हुई। उन्होंने लेखक को खाने के लिए एक मीठी पाई, एक मिठाई भी दी थी।
मैट्रन लेखक को गलियारे में से साथ ले जाते हुए बोली कि श्रीमती मैकफर्सन बाकी सब लोगों के साथ अंदर नहीं है। आज उनका मन थोड़ा उलझन में था, थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा कि उनका आराम करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी उम्र भी 101 साल हो चुकी थी और वो थोड़ा भूलने भी लगी थी। आप तो जानते ही हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपको देखकर वे बहुत खुश होंगी। इसके बाद मैट्रन लेखक को शीशे के धूप वाले रूम में लेके जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. तो इसके इन अनुवाद के बारे में बात करते हैं कि जब वो मैट्रन जो नर्स है वो ऑथर को उनके पास लेके गई और जहाँ जो बेंत की कुर्सियां और गमले वाले पौधे रखे हुए थे, लेकर उसे वहां छोड़ के चली गई। अब वह देखता है कि वृद्ध महिला जो कोनी है वो एक व्हील चेयर के पहिए वाली जो कुर्सी उसमें बैठी हुई थी, उनके हाथ अपनी गोदी में थे और बंधे हुए थे। तो उनके चांदी जैसे सफेद बालों का एक हल्का सा जूड़ा बना हुआ था। वे खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ एकटक देख रही थी, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। लेखक ने जाकर कहा नमस्ते। वे मुड़ी और उन्होंने कहा कि एक तरफ एक भावहीन शून्य नजर से देखा। लेखक ने आगे कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, मुझे ये चीज मिली है और मुझे लगता है कि आपकी है। जब लेखक बोल रहा था तब कोनी की नजर लगातार लेखक के चेहरे पर टिकी हुई थी। लेखक ने टीन का वह काला डिब्बा खोला, उनके हाथों में दिया। यही वह पल था जब कोनी उनकी आंखों में पहचान की एक अद्भुत चमक आ गई। उनका चेहरा अचानक से असीम खुशी से खिल उठा। लेखक ने उन्हें उस मेज के बारे में, यह डिब्बा कैसे मिला, सब कुछ समझाया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सुनने के मूड में नहीं थी, जैसे वे लेखक की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। और कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear. Sit down. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. माइकल मोरपुरगो। ठीक है। अब बात करते हैं इसके हिंदी अनुवाद। कोनी ने वैसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी उंगलियों को जे पोरे से उस खत को बहुत ही प्यार से सहलाने लगी। फिर अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेखक का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी आंसुओं से भर गई थी। खुशी के आंसू थे। वे लेखक को अपना खोया हुआ पति समझ बैठी थी। भावुक होकर उन्होंने कहा तुमने मुझे वादा किया था कि प्यारे जिम की तुम किस क्रिसमस पर घर लौट आओगे जरूर, और देखो तुम आ गए। यह मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस का तोहफा है। मेरे पास आओ प्यारे जिम, यहाँ पास में बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। लेखक उनके पास बैठ गए और कोनी ने बड़े प्यार से उनके उनको मतलब चेहरे को चूम लिया। कोनी आगे कहने लगे कोनी जो उनकी पत्नी थी मैं पर्सन की, वो कहने लगी जिम मैं तुम्हारा लिखा हुआ खत रोज कितनी बार पढ़ती थी, अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ को महसूस करना चाहती थी। उस खत को पढ़कर मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम मेरे पास ही हो, और देखो तुम आज सच में आ गए। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो क्या तुम यह खत मुझे पढ़कर सुनाओगे? प्यारे जिम, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे नहीं? मैं बस एक बार फिर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा और फिर इसके बाद हम दोनों साथ मिलकर चाय पिएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट क्रिसमस केक बनाया है, जिसके चारों तरफ बादाम की मीठी परत यानी मार्जिपन लगाई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी आज चैप्टर नंबर 1 की। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की तरफ। तो बिना देरी के मैं आगे आपको ले चलता हूँ बाकी एक्टिविटीज की तरफ। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला है अपना कॉम्प्रिहेंशन चेक।
तो क्वेश्चन आप पेज नंबर 10 का है, तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, तो आप पॉज़ करके इसको लिख लेना, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मिलेंगे और आप इनके आंसर कर लेना। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता हूँ। पेज नंबर 10 के बाद में पेज नंबर 10 पे कितने क्वेश्चन हैं? 2 ही है। फिर पेज नंबर 14 आ गया और पेज नंबर 14 के ऊपर आपका है क्वेश्चन और आंसर दोनों की हिंदी लिखी हुई है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बड़ा लगता है, यानी आंसर उसका बड़ा लगता है, तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं उसको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज के साथ में छोटा कर दूँगा। यानी छोटा लिख कर के आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 15 और पेज नंबर 15 के बाद में ये आ गया आपके क्वेश्चन पेज नंबर 16। अब यहाँ से ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो मैंने आपको बता ही दिया था, टॉमी तो जो ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनको कहा जाता है और फ्रिज जो है वो जर्मन के सैनिकों में। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी अगर आंसर ऐसा है वो बड़ा लगता है तो बिल्कुल एकदम तरतीब से, ऐसा नहीं है उसमें हम कुछ लाइनें हटाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान भाषा के अंदर आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपका कोई आंसर 60 वर्ड्स का है और वो याद नहीं हो रहा, तो मैं उसको 60 के बजाय 40 से 45 का बना दूंगा विथ इजी लैंग्वेज, जिससे आपको वो बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा और याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब आ गया वर्किंग विद लैंग्वेज। तो मैंने आपको जैसा कमेंट किया था कि आपको हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। ये रिक्स जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हैं, आपको इनमें इसमें भरना है तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे आंसर यहाँ मिल गए होंगे। ये पूरी एक्टिविटी है जो आपकी किताब के पीछे दी हुई है एनसीईआरटी के। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है कठिन शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद, यानी वर्ड मीनिंग। ठीक है, ये पेज नंबर 9 से है और आप आराम से इसमें देख लेना मीनिंग। और मैं एक और सजेस्ट करूंगा, इन मीनिंग को जिस तरह से लिखी हुई इस तरह से नहीं लिखना है, सीधा करके लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल करता चल रहा हूँ, तो आपको इसको पॉज करके लिखना होगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, उसका मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है।
वैसे भी आपका वीडियो 2 पार्ट में बनाना है। तो ये अब आ गया पेज नंबर 10 और 11, यहाँ से आपकी मीनिंग स्टार्ट है। स्नैप्स बोलते हैं, नैप्स हैं, अनाज से बनी एक जर्मन की शराब, मसालेदार गोश्त को कहते हैं। वार्मली यानी स्नेह से यानी जोश से मिलना। सेलो तारों का एक बड़ा, तारों वाला एक बड़ा। शेयर यानी बांटा। रम जो है आपकी गुड़ से बनी शराब। ये पेज नंबर 15 आ गया आपका। पेज नंबर 15 की ये सारी वर्ड मीनिंग। अब आ गया पेज नंबर 50, यानी कुछ 15 पे है और कुछ 16 पे है। 15 से स्टार्ट होकर 16 तक चलेगी। और आगे आ गया आपका पेज नंबर 16, और ये था आपका लास्ट, और ये होगी एंड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ऐसे बच्चों में। जो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है या पढ़ना नहीं आता, तो आसानी से इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।